Hello students. So in our chapter 8 gravitation, now we studied the exercise examples 8.20 which is 3 marks for exam. Okay. So हमारा ये यूनिट ख़त्म होने को आया है अभी, तो हम लास्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं 8.20 और 8.21 दोनों साथ में ही हम देख लेंगे. ओके. तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे करना है हमें, क्योंकि ये एग्जाम के लिए 3 मार्क्स में IMP है. Two stars, each of one solar mass 2 into 10 raised to 30 kg, are approaching each other for a head-on collision. When they are a distance 10 raised to 9 km, their speed negligible. What is the speed with which they collide? The radius of each star is 10 raised to 4 km. Assume the stars to remain undistorted until they collide. एक मिनट, यहाँ पे यूनिट दे कोलाइड एक मिनट देख लेते हैं बुक में. तो अंटिल है, सॉरी यहाँ पे अंटिल है, अंटिल. ओके. दे कोलाइड यूज द नॉन वैल्यू ऑफ जी. ओके. तो यहाँ पे हम अभी समझने की ट्राई करते हैं. पहले हम एग्जांपल समझते हैं कि करना क्या है इसमें. 2 स्टार ईच ऑफ 1 सोलर मास. 2 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास, यानी कि दोनों स्टार का जो मास है वो कितना है, 2 into 10 raised to 30 kg. पर्टिकुलर है ये. ओके. आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑन कॉलिजन. अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑन कॉलिजन. ओके. तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं. 2 स्टार्स. ओके. फर्स्ट एंड इज सेकेंड. ये दो बोथ आर स्टार्स हुज सेंटर इज O, हुज रेडियस इज R, हुज मास इज कैपिटल M, which is how much, 2 into 10 raised to 30 kg, same as mass of solar mass. Okay, same here, 2 into 10 raised to 30 kg. Right. Now when they are a distance 10 raised to 9 kilometer, when, तो अभी जो है वो इनिशियल कंडीशन उसकी 10 raised to 9 किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे हम यहाँ पे. ओके. सो फर्स्ट फिगर में इनिशियल कंडीशन यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 stars which R is equal 10 raised to 9 kilometer. How much? 10 raised to 9 kilometer. But see, the mass in kg and R is kilometer. ये यूनिट सेम नहीं है, तो हमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि केजी में दिया, केजी है में मास है तो उसका MKS में हमें करना पड़ेगा. तो MKS में किलोमीटर का मीटर करना पड़ेगा. तो वो R होगा आपका कितना, 9 ये है, और 3 10 raised to 3 यानी 12 मीटर होगा. 10 raised to 12 मीटर. सो यहाँ पे हम देखेंगे when they are a distance at 10 raised to 12, क्योंकि हमने 12 यहाँ पे कर लिया है, 12 किलोमीटर, their speed is negligible, means 0. their speed is V0 is equal 0. Okay, sorry, initial condition है Vi is equal 0, then also here Vi is equal 0. Okay. दूसरा, तो फाइन क्या करना है हमें इसमें, ये फिगर हमें मिल गई है, तो फाइन क्या करेंगे हम, व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड. तो कितनी स्पीड के साथ वो कोलाइड करेगा, तो वो सेकेंड फिगर हम लेंगे उसकी. तो पहले हम पहली फिगर जो हमारी ड्रॉ हो गई है इनिशियल कंडीशन के हिसाब से, तो उस पे से हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ओके. तो यहाँ पे देखो, फॉर दिस इज फिगर ए. ओके, दिस इज फिगर ए. तो यहाँ पे फिगर बी कैसी आती है, तो वो कोलाइड के हिसाब से आएगी, वो हम साथ में बाद में ही देखेंगे. तो पहले ये जो हमने फिगर बनाई उसी पे से हम यहाँ पे लिख लेते हैं. तो गिवन वैल्यू में आपको क्या दिया गया है, तो ईच ऑफ मास ईच स्टार हैज मास M is equal how much, 2 into 10 raised to 30 kg. Okay.
दूसरा क्या दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स r इज इक्वल 10⁻12 मीटर दिया गया है। ओके, फिर दूसरा क्या है, तो द रेडियस ऑफ ईच स्टार इज 10⁻4 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ ईच स्टार्स, कैपिटल आर हमने ली है, रेडियस कैपिटल आर ली है, वो कितनी है 10⁻4 किलोमीटर। तो रेडियस भी मीटर में ही होनी चाहिए, तो 4 + 3 यानी 7 मीटर आएगा। ओके, 10⁻7 मीटर। क्लियर? चलो, तो इतनी वैल्यू हमें दी गई है। सो फ्रॉम द फिग ए, चलो, दिस फिगर इज यूज फॉर इनिशियल कंडीशन। ओके, फाइनल कंडीशन में तो वो कोलाइड होते हैं, तो ये इनिशियल कंडीशन होगी एट r इज इक्वल 10⁻12 मीटर, वेर द इनिशियल स्पीड v0 इज नेग्लिजिबल, यानी कि 0 हम टेक करेंगे यहाँ पे। ओके, एट इनिशियल कंडीशन फ्रॉम द फिगर, एट इनिशियल condition v0, sorry, the speed of each star is vi is equal 0. Okay, so here speed is equal 0, then kinetic energy is also 0. Then so we get which energy? Potential energy. Okay, so we can write here, at initial condition the speed of each star is 0. So the kinetic energy K1 is equal 0. Okay, K1 is equal 0, बट यहाँ पे स्पीड 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो उसके पास क्या होगी, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी? पोटेंशियल एनर्जी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच स्टार इज U इज इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है? -G m इंटू एम बाय आर। ओके, बट यहाँ पे जो हमारे मास जो है, दोनों स्टार का मास क्या है? m इंटू एम ही रहेगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या रहेगा? r। ओके, तो उसका डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे सेपरेट हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉमन करके ही हम ये लिख रहे हैं, जी एम इंटू एम बाय आर। ओके, सो इनिशियल कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी -gm into m by r, kinetic energy which is 0. Then what is the total energy in initial condition? So the total energy of each star is total energy E1 in initial condition. E1 is equal, which is the sum of kinetic energy plus potential energy. Sum of kinetic energy plus potential energy. So put this value in the equation, in this equation E1 में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं E1 इज इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी 0 हमें, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी 0 मिली, पोटेंशियल एनर्जी U1 इज इक्वल -gm इंटू एम बाय आर। तो यहाँ पे -gm² बाय आर। ओके, तो ये हमें इनिशियल कंडीशन मिली, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। क्लियर? फ्रॉम द फिगर ए, राइट? चलो, तो अभी देखो यहाँ पे, व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड। ओके, एज्यूम रेडियस, ये तो सबने देख लिया है।
कोलाइड, अभी कोलाइड करेंगे दैट मीन्स उसके पास स्पीड आनी चाहिए, विच इज फाइनल कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे। ओके, सो हियर इज दी व्हेन दे कोलाइड, तो यहाँ पे हमारी जो फिगर बनेगी वो क्या होगी, कोलाइड कंडीशन, यानी दोनों स्टार एक दूसरे के साथ कोलाइड में होंगे, राइट। ये उसका सेंटर दोनों का, और ये उसकी रेडियस r, ये उसकी रेडियस, ये भी उसकी रेडियस, और दोनों का जो डिस्टेंस है, पहले तो r इज इक्वल 10⁹ था, लेकिन कोलाइड होने के बाद उसका डिस्टेंस टोटल r इज इक्वल कितना मिल रहा है आपको, तो देखो इसकी रेडियस यहाँ पे r और यहाँ पे भी r है, तो r इज इक्वल कितनी मिल रही है, 2r जितनी मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आपको मिल रहा है वो कितनी है, r इज इक्वल टू r जितना है। मास उसका सेम रहेगा दोनों का, m जितना। तो ये कोलाइड की कंडीशन, व्हेन दे कोलाइड, व्हेन दे आर कोलाइड, तो उसकी ये कंडीशन मिलेगी। तो अब उसके पास, अब ये कोलाइड कर रहे हैं दैट मीन्स उसके पास वेलोसिटी आई होगी, स्पीड आई होगी, तभी तो वो ये ऐसे गए और ये ऐसा है, राइट। दोनों अहेड जा रहे हैं एक दूसरे के, तो उसके पास वेलोसिटी आई होगी, स्पीड आई होगी, दैट मीन्स क्या, उसके पास स्पीड आ गई तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिली, वापस कोलाइड हुआ वहां पे। जैसे ही ये यहां से मूव हुआ, क्योंकि स्पीड आई तो काइनेटिक एनर्जी आई दोनों के पास, काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास आई तो कोलाइड हुआ, और कोलाइड होने के बाद वो वापस यहाँ पे स्टडी हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी वापस मिल जाएगी आपको, राइट। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो दिस इज फिग बी, ओके, दिस इज फिगर बी। सो फ्रॉम फिग बी the kinetic energy K2, the kinetic energy K2 इज इक्वल क्या मिलेगा, हाफ mv² vi² प्लस ये एक स्पीयर की हुई और ये दोनों स्पीयर की यहाँ पे आएगी, प्लस हाफ m, ये दोनों कैपिटल M है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल M है, vi²। ओके, तो आपको टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ प्लस यानी 1 हो जाएगा, mv² मिलेगी, राइट। ये K2 आफ्टर कॉलिजन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको mv² मिलेगी। तो आफ्टर कॉलिजन उसकी पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी U2 इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, तो -gm डिवाइड बाई r, ये उसका कॉमन करके ही इक्वेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, तो यहाँ पे देखो तो -gm² बाई r, यानी क्या मिल रहा है आपको 2r इक्वल 2r। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ, सॉरी total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. So the total energy E2 is equal K1 plus U2। ओके, तो K1 कितना मिला है आपको, mv² प्लस ये -gm² बाई 2r। ओके, इतनी मिली आपको बस। तो अभी तो आपका ये एग्जाम्पल जो वो सॉल्व हो गया, अभी तो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन ही लिख लो कहाँ पे क्या रखना है। ओके, तो यहाँ पे E2 जो है आपको मिली mv² प्लस -gm² बाई 2r, प्लस माइनस माइनस, तो उसी के हिसाब से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो E2 इज इक्वल mv² माइनस gm² बाई 2r, ये आपको E2 मिली, इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ initial condition, final condition, initial condition, final condition, the total energy in both condition, both are same होनी चाहिए। ओके, क्या होनी चाहिए, same। so from the conservation law of energy, from the conservation law of energy क्या होनी चाहिए, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल फाइनल एनर्जी मिलनी चाहिए आपको।
तो इनिशियल एनर्जी आपको क्या मिला, इनिशियल एनर्जी आपको क्या मिला, -gm²/2 क्या मिली, gm²/2 इज इक्वल, फाइनल एनर्जी क्या मिली आपको, E2 mv² -gm²/2r ये मिली आपको। चलो फाइंड क्या करना है हमें, इतना सब काउंट तो कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन फाइंड क्या करना है। सो व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड, व्हाट इज द स्पीड, ओके। तो स्पीड हमें फाइंड करना है आफ्टर कोलाइड, मतलब दे कोलाइड कंडीशन में, तो वो आपको फाइनल के हिसाब से मिलेगा। तो mv² में से हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो mv² इज इक्वल क्या होगा, gm²/2r माइनस gm² सॉरी यहाँ पे r है, r यहाँ पे r क्लियर। चलो तो हाँ अभी देखो यहाँ पे mv² इज इक्वल gm² को कॉमन निकालो, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/2r माइनस 1/r, ओके। m और एक m कैंसल, तो एक बचेगा यहाँ पे, तो v² इज इक्वल gm इन ब्रैकेट 1/2r माइनस 1/r। सो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गया, v² इज इक्वल gm 1/2r माइनस 1/r। सो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। g आपको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m each stars of mass is same as solar mass 2 into 10⁻30 kg। so put in this equation 2 into 10⁻30, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/2r 2 into radius of the each star, radius of the each star is 10⁻4 kilometer, which is convert in meter, then we get radius of the 10⁻7 meter, okay, 10⁻7 meter। so right here 10⁻7 minus 1/r distance between two stars, which is 10⁻12 meter, which is 10⁻12 meter 12, okay। चलो तो अभी आपको कैलकुलेशन करना है, इसका जो भी आंसर आता है v² इज इक्वल, जो भी आंसर आता है फाइनल आपको v फाइंड करना है। और जो v का जो आंसर है वो मैं आपको देती हूँ 2.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, अगर किसी स्टूडेंट्स ने विदाउट कैलकुलेशन ये आंसर लिखा एग्जाम में, तो उसका 2 मार्क्स कट कर लूंगी, ठीक है। तो आपको कंपलसरी इसका सॉल्यूशन करके ही लास्ट में आंसर फाइंड करना है। डायरेक्टली आई डोंट एक्सेप्ट, ओके, समझ में आया। लेकिन इसका आंसर जो इतना आता है वो आपको प्रूव करना है विद कैलकुलेशन, क्लियर। तो ये 3 मार्क्स में IMP है एग्जाम्पल। इसी के साथ हम अभी एक्सरसाइज का 8.20 देखा, इसी के साथ हम 8.21 देख रहे हैं, ओके। चलो तो 8.21 हम देख लेते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख लिया है, वो भी 3 मार्क्स में IMP है, तो अच्छे से ध्यान देना। 2 heavy spheres each of mass 100 kg and radius 0.10 meter are placed at 1.0 meter apart on a horizontal table. What is the gravitational force? What is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the center of the sphere? Is an object placed at the point in equilibrium? If so, is the equilibrium stable or unstable? चलो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें तो, राइट। तो देखते हैं 1 by 1 कैसे। तो पहले तो हम जो अब हमारा एग्जाम्पल है उसके हिसाब से फिगर कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो see here, 2 heavy sphere each of mass 100 kg and radius of 0.10 meter are placed at 1 meter apart on a horizontal table। चलो horizontal table बना लेते हैं अभी हम यहाँ पे। Suppose this is the table, okay। Now 2 spheres 1 and 2, okay, 1 and 2, whose center is O
here is also O, whose radius is R, also R. Okay, now the distance are placed at 1.0 meter apart. The distance between these two spheres, which is R is equal 1 meter, which is R is equal how much? 1 meter. दोनों जो ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, whose radius R is 0.10 meter. Okay, now two heavy spheres of each of mass 100 kg. Here is mass is 100 kg, also here is mass is 100 kg. Okay, कैपिटल M लिया है हमने. चलो, now what is the gravitational force and potential energy? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी F एंड पोटेंशियल मीन्स V, हमने सिंबल V यूज किया है उसका. एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ये जो लाइन जॉइनिंग है उसका मिड पॉइंट, द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो ये दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके मिड पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स एंड पोटेंशियल. बराबर, ये हमें फाइंड करना है. यहाँ पे समझ में आया फिगर कैसे बनी? ओके, सो दूसरा, इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट मिड पॉइंट इन इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट M मिड पॉइंट पे रखा है, और क्वेश्चन पूछा है कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अगर है तो वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो वो भी हमें प्रूव करना है. क्लियर? तो पहले तो हमें इस पे, यहाँ पे भी स्फीयर है, यहाँ पे भी स्फीयर है, उसका मास है, इसका भी मास है. अब दोनों स्फीयर के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो दोनों इस पे, दोनों का फोर्स इस पे लगेगा और ये भी दोनों पे लगाएगा, तो वो कितना है तो वो हम पहले फाइंड करेंगे. फिर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कितनी है वो हम फाइंड करेंगे. ओके, तो उसी के हिसाब से ये तो आंसर दे पाएंगे. तो पहले हम यहाँ पे वो काउंट कर लेते हैं, और काउंट करने से पहले हम उसकी गिवन वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे. सो द गिवन वैल्यू इज ईच ऑफ मास, ईच स्फीयर ऑफ मास M इज इक्वल 100 kg. ओके, दूसरा, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर R इज इक्वल हाउ मच? 0.10 मीटर, 0.10 मीटर. यहाँ पे kg और मीटर M की ऐसी है, सो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. नाउ आर प्लेस्ड एट 1.0 मीटर अपार्ट. The distance between these two stars, distance between two spheres, sorry spheres है यहाँ पे, spheres, R is equal 1 मीटर. ओके, इतना दिया गया है आपको. दूसरा कुछ है नहीं. क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स F आपको फाइंड करना है. दूसरा, पोटेंशियल, पोटेंशियल V वो भी आपको फाइंड करना है. ओके, चलो तो पहले हम इतना फाइंड कर लेते हैं, बाद में ये जो क्वेश्चन पूछा है वो हम उसका आंसर फाइंड करेंगे. ओके, तो इसके लिए फ्रॉम द फिगर हमें क्या दिख रहा है? फ्रॉम द फिगर, चलो, दिस इज द स्फीयर A एंड दिस इज द स्फीयर B. वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं. सो फ्रॉम द फिगर, एंड हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ऑन मिड पॉइंट, तो उसको हम दे दे है O पॉइंट, पॉइंट O. ओके, एंड मास M इज पुट ऑन दैट पॉइंट. सो फ्रॉम द फिगर, सी हियर द डिस्टेंस OA and OB both are same. So we can write here the total distance between A to B is R. Then what is the distance between this O to A, which is R by 2. Then also here ये यहां से इतना हुआ, तो ये यहां से इतना भी कितना होगा? R by 2 ही होगा. क्लियर?
तो फ्रॉम द फिगर OA इज इक्वल OB इज इक्वल हाउ मच, ये R टोटल कितना है 1 मीटर, तो ये कितना है R/2 मिलेगा हमें, तो R कितना है 1/2 यानी 0.5 मीटर मिल जाएगा। ओके चलो नाउ द मास M of an object is placed on a point midpoint O. Okay, midpoint O. Now what happened? First the gravitational, to find the gravitational force, तो कैसे हम बनाएगा? The mass of spheres A is act on mass of M, right? The gravitational force between this the gravitational force of sphere A is act on mass M, तो वो कितना मिलेगा हमें, वो हम पहले फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे the gravitational force of spheres A and B are act on object mass M at midpoint O। तो 1 by 1 हम दोनों का साथ में ही लिखते हैं। सो FA फॉर स्फीयर A, FA इज एक्ट ऑन मास M, तो FA इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल GM इंटू ये बिग स्फीयर जो है उसका मास M है, किस पे इफेक्ट कर रहा है, स्मॉल m पे, डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस, यहां से यहां तक का कितना है R/2, राइट, स्क्वायर। ओके चलो, तो G की वैल्यू तो अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन तो निकालेंगे हम, राइट। G इंटू M यानी 100 आपके पास है, ईच ऑफ मास 100 इंटू M बाई R/2 यानी कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। इन द डायरेक्शन, अगर ये इस पे इफेक्ट करेगा तो M भी इस पे इफेक्ट करेगा, राइट। इन द डायरेक्शन यहां पे हम लिखेंगे इज इक्वल इन द डायरेक्शन ऑफ OA। ओके चलो, ये मिल गया हमें। दूसरा सेम एज FB, चलो तो FB के लिए क्या मिलेगा आपको, B इज एक्ट ऑन M, तो M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई R/2 स्क्वायर इज इक्वल G इंटू 100 इंटू M डिवाइड बाई 0.5 स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ, विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ OB डायरेक्शन। M भी इस पे फोर्स लगाएगा, राइट, क्लियर। चलो तो यहां पे देखो FA इज इक्वल FB हुआ, बोथ आर सेम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस टू फोर्स FA and FB both are same but in opposite direction, right? So we can write, so FA is equal FB, तो दोनों की इफेक्ट क्या हो गई, सेम हो गई, थर्ड लो यहां पे आ गया। So we can write the force
the total force is act on the object mass and object mass m is equal but in opposite डायरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे देखो दोनों का जो फोर्स है उस पे सेम लग रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट मीन्स व्हाट? तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड कर लिया, बट इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट दैट मिड पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी ऑब्जेक्ट एम के लिए. तो दोनों का फोर्स यहाँ पे देखो कैसा लग रहा है, इक्वल लग रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, राइट. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा. तो यस, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगा. ओके, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन. सो द नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट m is 0. So the object placed at that point in इक्विलिब्रियम. ओके, सो आंसर मिल गया हमें क्योंकि नेट इस पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 0 हुआ तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया. चलो दूसरा क्वेश्चन. इफ इज सो, अगर वो इक्विलिब्रियम है तो स्टेबल है या अनस्टेबल है? अब स्टेबल यानी स्टेडी ही है, अनस्टेबल यानी वो हिल रहा है. स्टेबल यानी स्टेडी है, अनस्टेबल यानी वो हिल रहा है. तो वो कैसे मिलेगा हमें, राइट? स्टेबल यानी उसकी वेलोसिटी 0 और अनस्टेबल यानी उसके पास वेलोसिटी यानी कि स्पीड है. अगर स्पीड आई तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? 0. तो वो अनस्टेबल है या स्टेबल, कैसे मिलेगा हमें? ओके, तो स्टेबल कब हो सकता है? तो इसमें से दोनों फोर्स की इफेक्ट 0 हो तब, यानी इक्वल हो तब. और अनस्टेबल कब होगा? तो ये जो है दो फोर्स Fa और Fb का, दोनों फोर्स में से किसी एक का फोर्स या फिर किसी एक के पास यहाँ पे स्पीड आ गई तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सेंटेंस बना. ओके, तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पे. तो इफ अ स्फीयर A और B बोथ आर डिस्प्लेसमेंट in less time than the object is unstable, then the object is in equilibrium but unstable condition. Okay, तो हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं. For less time the sphere A और B, ए और बी यानी दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये हिल गई या फिर थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट उन लोगों ने किया, ये दोनों स्फीयर ने किया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन इसमें से दोनों में से कोई भी स्फीयर हिला अगर थोड़ा सा भी, तो ये इक्विलिब्रियम तो रहेगा लेकिन वो इसमें से जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रहेगा, राइट? तो स्फीयर ए और बी, लेस टाइम the sphere A or B is displacement then the object M is unstable. ओके, चलो ये मिल गया. दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल. सो फॉर पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या इक्वेशन क्या है? तो पोटेंशियल तो फर्स्ट फॉर स्फीयर
हमें पोटेंशियल तो मिड पॉइंट पे ही फाइंड करना है, लेकिन वो भी कैसा डिसाइड होगा, तो ये दोनों स्फीयर की वजह से डिसाइड होगा, राइट। तो फॉर स्फीयर ए पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल VA इज इक्वल, तो उसका इक्वेशन किसी को पता है क्या है, -GM/R। क्या है, -GM/R। बट VA का जो है डिस्टेंस वो कितना है, R/2 है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, R/2। तो इज इक्वल GM -GM/0.5। क्लियर। चलो फॉर स्फीयर B, तो VB इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, फॉर स्फीयर B VB इज इक्वल -GM/R/2, सेम ही रहेगा, इज इक्वल -GM/0.5। क्लियर। तो टोटल पोटेंशियल क्या मिलेगी, सो द टोटल पोटेंशियल at midpoint O is V is equal VA plus VB। तो इसमें वैल्यू रखते हैं हम -GM/0.5 -GM/0.5, तो क्या मिलेगा आपको, -2 GM/0.5। ओके, तो इसमें अभी आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है, जिसमें 2 है ही, मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है, लेकिन आपको वैल्यू रख लेनी है इसमें 2 × G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो है 6.67 × 10⁻⁻11। M यानी ईच ऑफ मास ऑफ स्फीयर इज 100 kg into 100, राइट हियर, into 100 डिवाइड बाई 0.5। ओके, तो अब इसका आंसर क्या है वो आपको फाइंड करना है इन मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सॉरी ये मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है, तो यहाँ पे कौन से यूनिट में आएगा, जूल, एनर्जी है ना, एनर्जी, तो उसका इक्वेशन GM बाई उसके हिसाब से रहेगा, तो उसका यूनिट जो है जूल पर kg। ओके, जूल पर kg के हिसाब से मिलेगा आपको। ओके, सो फाइनल V इज इक्वल -जूल पर kg। ओके, तो जो भी आंसर आता है वो आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है, और एग्जाम्पल आप अपनी नोट्सबुक में लिखो, समझो, प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टीचर का कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।